बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीकी स्पीक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है वो ना सिर्फ इन दिनों के होने वाले सदारती इंतखाब के अंदर यानी प्रेसिडेंट के इंतखाब के अंदर आपको काम आएगी, बल्कि आने वाले जितने भी इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर होते हैं, जो आइन और कानून पाकिस्तान के अंदर इस वक्त राइज है, उसके मुताबिक जिस तरह वोटिंग होती है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं मुख्तसर तरीके में आपको ये तमाम तर तरीकाकार समझाऊंगा और जो मेन पॉइंट्स होंगे इस वीडियो के मैं आपको वो बता देता हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सदर का इंतखाब कैसे होता है, क्योंकि आपने देखा वजीर आजम का इंतखाब तो पार्लियामेंट करती है और पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर नेशनल असम्बली होते हैं यानी एमएनएज होते हैं वो वोट देते हैं और उसकी अनाउंसमेंट जो है वो स्पीकर करते हैं और फिर उसका हलफ प्रेसिडेंट लेते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट का इंतखाब कैसे होता है और उनका हलफ कौन लेता है? क्योंकि प्रेसिडेंट जाते हुए प्रेसिडेंट तो अपने आने वाले प्रेसिडेंट का हलफ नहीं लेंगे, तो ये भी एक सवाल है कि कौन लेता है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से आपने देखा था कि सीक्रेट बैलेटिंग नहीं थी, तो ये इंतखाब सदर का कैसे होता है? सीक्रेट होता है या फिर ओपन बैलेट होता है? और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चारों सूबाई असम्बलियाँ इन्वॉल्व होती हैं, आपका सेनेट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और आपका जो नेशनल असम्बली का कॉरम होता है सारा, जितने भी एमएनएज होते हैं वो भी वोट देते हैं। लेकिन ये डिवीजन किस तरीके से होती है ये आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और उसके अलावा फिर टोटल कितने लोग इसके अंदर वोट करेंगे इस बार इंतखाबात के अंदर, ये आपको बताऊंगा और किस तरीके से होगा ये बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुल कितने लोग इस वोटिंग के अंदर हिस्सा लेंगे। तो तकरीबन 1100 टोटल अरकान हैं जो इस वोटिंग के अंदर हिस्सा लेंगे और सदर के लिए वोट करेंगे। आपको पता है इस बार 2024 के सदारती इंतखाब के अंदर जो 9 मार्च को होने जा रहा है, दो उम्मीदवार हैं। एक तो सुन्नी तहत काउंसिल के हैं अचकज़ई साहब, और दूसरे हुकूमती इत्तेहाद के हैं पीपल्स पार्टी से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिनको नून लीग और दीगर जमातें सपोर्ट कर रही हैं। अब इसमें तमाम असम्बलियाँ जो हैं वो वोट करती हैं और नेशनल असम्बली और सेनेट वोट करता है, मैंने आपको बताया। अब इसमें तमाम असम्बलियों को बराबरी की हैसियत मिलती है, लेकिन आप कहेंगे कि ये बराबरी की हैसियत कैसे मिलती है? बलूचिस्तान के अंदर तो 65 बलूचिस्तान के कौमी असम्बली के मेंबर हैं और पंजाब के अंदर 371 हैं। तो इसमें जो सबसे छोटी असम्बली होती है यानी बलूचिस्तान, उसके हर मेंबर को एक वोट काउंट किया जाता है। यानी अगर 65 लोग वहां पर मौजूद हैं तो वो 65 के 65 वोट काउंट होंगे। और इस असम्बली की तादाद है, क्योंकि ये सबसे छोटी असम्बली है, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा बाकी मेंबराने असम्बली पर। यानी अगर पंजाब असम्बली के मेंबराने असम्बली 371 हैं तो 65 से उनको डिवाइड किया जाएगा, 5.71 की रेशो बनती है। यानी हर 5.71 वोट जो है वो काउंट होगा एक वोट के बराबर। और इसी तरह सिंध असम्बली के टोटल जो मेंबरान होंगे 65 डिवाइड किया जाएगा उसके साथ, और फिर जो भी रेशो निकलेगी उसके मुताबिक ये इंतखाब होगा। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा भी होगा। तो इस तरह बलूचिस्तान की असम्बली से तमाम असम्बलियों को डिवाइड करके ये वोटिंग की रेशो निकाली जाती है। अब सेनेट और फिर नेशनल असम्बली को भी क्या बलूचिस्तान की असम्बली पर डिवाइड किया जाएगा? तो इसका जवाब नफ़ी में है, ऐसा नहीं होता। सेनेट में और नेशनल असम्बली में जितने भी मेंबरान हैं उनका वोट भी एक एक काउंट होगा। यानी हर सेनेटर जो वोट डालेगा वो एक काउंट होगा। अगर इस वक्त ऐवान के अंदर 104 सेनेटर होंगे तो 104 वोट होंगे, और इसी तरह नेशनल असम्बली के अंदर जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं उनका वोट भी एक काउंट होगा और वो एक एक करके वोट डाल सकेंगे। अब इसका जो इंतखाब होता है वो जो आपका नेशनल असम्बली का और सेनेट का ये जो इंतखाब होगा, इसका मुश्तरका इजलास 9 तारीख को बुलाया गया है और ये इजलास इस्लामाबाद के अंदर होगा। इसके अंदर सुबह 10 से 4 बजे तक वोटिंग होगी। जो बाकी असम्बलियाँ हैं जैसे पंजाब असम्बली है उसका इजलास लाहौर में पंजाब असम्बली के अंदर होगा। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है उसका इजलास पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर होगा। इसी तरह सिंध असम्बली का इजलास कराची में सिंध असम्बली के अंदर होगा और वहाँ पर वोटिंग होगी, और कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली का होगा। अब इसमें इंतज़ामिया कौन होती है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इस तमाम तर इलेक्टोरल प्रोसेस के सरबराह होंगे, और जितने भी सूबाई असम्बलियों के या इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुकर्रर कर दिया गया है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे और वो अपने अपने सूबों में जो हाई कोर्ट्स हैं, यानी जो पंजाब की हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो पंजाब असम्बली के इंतखाब के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। इसी तरह सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे। अब सेनेट और नेशनल असम्बली और 4 आपकी सूबाई असम्बलियाँ ये हो गई हैं जिनके वोट होंगे।
और हर रुकन को, अब किस तरीके से होता है ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हर रुकन को बैलेट पेपर जारी किया जाता है। यानी जो एक मेंबर असम्बली होगा, जैसे आप फ़र्ज़ करें कि कोई मेंबर असम्बली पंजाब असम्बली का है, उसका ताल्लुक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या किसी भी जमात से है, तो जैसे मियाँ असलम इकबाल अगर पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, और उसके साथ साथ अगर यही मेंबर जो हैं वो मरीम नवाज़ जिस तरह मुस्लिम लीग नून की मेंबर हैं पंजाब असम्बली के अंदर, तो हर बंदे का एक अलग बैलेट पेपर होगा और वो उसको जारी किया जाता है। बैलेट पेपर के ऊपर जितने भी उम्मीदवार होते हैं अल्फ़ाबेटिक तरीके से उनका नाम लिखा होता है, और जो मेंबर उनको वोट दे रहा होता है वो उनके नाम के सामने टिक लगाता है, और ये सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होता है। इसमें ये मालूम नहीं होता कि किस पार्टी के मेंबर ने उसको वोट दिया, किस पार्टी के मेंबर ने उसको नहीं दिया। ये सीक्रेट बैलेट होता है, और ये जिसको मर्ज़ी वो वोट दे दें, ये हर बंदे का अपना हक होता है, अपनी राय होती है। इसमें आप उनकी पार्लिमानी पार्टीज़ अगर ऑर्डर जारी करती हैं कि आपने इसको वोट देना है, तो सीक्रेट बैलेट है, आप ये पता नहीं लगा सकते कि किसने किसको वोट दिया है। जो हर बैलेट पेपर होगा बाद में उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपने अपने रिजल्ट्स भेज देते हैं, और उसके बाद फिर इसकी अनाउंसमेंट्स जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके करेंगे। अब प्रेसिडेंट को तो हमने देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेते हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब का ओथ भी जो है अभी प्रेसिडेंट साहब ने लिया। तो प्रेसिडेंट का ओथ कौन लेगा? तो प्रेसिडेंट का ओथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेते हैं, और वो उनसे ओथ लेकर फिर बाकायदा तौर पर वो सदर बन जाते हैं, और फिर ऐवान सदर में आगे की कार्रवाई का आगाज़ होता है। सदर मुल्क का तो हेड होता है, लेकिन हुकूमत का हेड नहीं होता। ये जानने वाली चीज़ है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब तक सदर के पास बहुत से इख्तियारात थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जब वो सदर थे तो ये इख्तियारात जो है वो कौमी असम्बलियों को दे दिए थे, और उसके बाद फिर ये सारा इस्तेहकाक जो है वो कौमी असम्बलियों के पास या सूबाई असम्बलियों के पास आ गया था। तो सदर जो है एक आइनी ओहदा तो है, लेकिन उसके पास इख्तियार उस तरह नहीं होता। हमने आरिफ अलवी साहब को देखा कि उस तरह इख्तियार उनके पास नहीं था, वो किसी भी लॉ को रोक नहीं सके या अपना इनपुट उस तरह नहीं दे सके। तो ये वो तरीकाकार है जिसके ज़रिए सदर का इंतखाब किया जाता है, और उसके बाद सदर का जो टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए होता है, और जो आपकी असम्बलीज़ होती हैं उनका टेन्योर भी 5 साल के लिए होता है। तो जब इंतखाबात हो जाते हैं, यानी जो प्रोसेस चलता है, जिस तरह इस बार इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी को, 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए, और इसके 30 दिन के अंदर आपको सदर का इंतखाब करना होता है। इसीलिए जो है 9 तारीख से लेकर अगले 30 दिन जो बनते हैं वो अगली 9 तक बनते हैं, और 9 मार्च को ये सेशन बुला लिए गए और सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसी तरह अगली हुकूमत जब ख़त्म होगी तो उसके बाद जो है वो जब भी इंतखाब होंगे, सदर का टेन्योर 5 साल का होता है, और वो 5 साल अगर मुकम्मल हो जाते हैं और ये हुकूमतें अपने 5 साल मुकम्मल कर लेती हैं, तो उसके बाद फिर सदर का इंतखाब हो सकता है। और सदर को चेंज करने के लिए, जिस तरह पीडीएम की हुकूमत तो बनी, लेकिन वो सदर पीटीआई के थे, उनको वो हटा ना सके, उसके लिए 2/3 अक्सरियत आपको तमाम जगहों से होनी ज़रूरी है। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, इस वजह से फिर सदारती इंतखाब नहीं हो सका था। ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुँचानी मुझे लगा ज़रूरी है, और आप इसको अपने आगे दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।